नमस्कार बच्चों। आज चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। तो क्वेश्चन आंसर देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम बताइए। यानी कि भारत में कौन कौन सी तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। बेटा आपको पता है कि भारत में वनस्पतियों में बहुत ही समृद्ध देश है हमारा। बहुत तरीके की वनस्पतियां पाई जाती हैं और जीव जंतु भी यहाँ बहुत तरीके के पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब भारत में किस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं उसके बारे में हम देखते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ। चौथा है पर्वतीय वन। पांचवा है मैंग्रोव वन। बेटा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मैं एक एक पॉइंट आपको समझा रही हूँ, अब आप पॉइंट देखते जाइए। फर्स्ट पॉइंट है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का मतलब होता है कि ऐसे वन जहाँ पे सदाबहार का मतलब होता है हमेशा ही बहार होता है। इस ऐसे वन में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे पतझड़ का मौसम नहीं आता है। ऐसे वन वहीं पे पाए जाते हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जहाँ बारिश होती है वहाँ पे ऐसे वन पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय, ये भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन इसे पर्णपाती वन इसलिए बोला जाता है कि ये ऐसे क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ के वनों के पेड़ पौधे साल में 6 से 8 हफ्ते के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, यानी कि पतझड़ का मौसम आता है। वहाँ के वनों को हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आगे है उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ। यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है। पता है आपको, कटीले वन और झाड़ियाँ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। चौथा है पर्वतीय वन, यानी कि पर्वतों पे पाए जाने वाले वन। पांचवा है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन खारे पानी में पाया जाता है। भारत में एक ही जगह पाया जाता है, सुंदरवन डेल्टा में। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन डेल्टा, वहाँ पे पाया जाता है मैंग्रोव वन। ये खारे पानी में पाया जाता है और इसकी खासियत ये है कि यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं इसकी जड़ें पानी में लटकी हुई होती है। बेटा ये सारे जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीले वन, झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, इसके अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषताएं बताएं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की विशेषताएं बताएं, उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियों की विशेषताएं बताएं, पर्वतीय वन की विशेषताएं बताएं या मैंग्रोव वन की विशेषता बताएं। इनके अलग अलग 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। बेटा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डालने के बाद मैं टॉपिक वाइज डिटेल डालूंगी, उसमें मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताऊंगी। तब आप उसे सुनिएगा, नोट डाउन करिएगा और उसे याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कभी या तो पर्वतीय वन की विशेषता आ जाएगा या फिर कटीले वन और झाड़ियों की या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता बताने के लिए, तो उसके बारे में हमें बताना होता है कि उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, वो वन किस प्रकार के होते हैं, वहाँ पे बारिश कैसी होती है, इस तरह की चीज़ें हमें बतानी पड़ती है। ठीक है, अब उष्णकटिबंधीय क्या होता है, ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो चलिए मैं ये आपको समझाती हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहा जाता है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में भी समझा चुकी हूँ कि इसे मान लो कि हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी पे कई मानक रेखाएं होती हैं। मानक रेखाएं का मतलब होता है कि वैसी रेखाएं जिसे हम मान लेते हैं, कि माना जाता है कि यहाँ पे ये रेखाएं हैं। वैसी कोई रेखा रियल में पृथ्वी पर नहीं है। ये इसलिए माना जाता है, पृथ्वी के अध्ययन के लिए जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं पृथ्वी के अध्ययन के लिए माना गया है, जिसे हम मानक रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश में जो रेखा है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। तो बेटा ये जो कर्क रेखा से मकर रेखा का क्षेत्र है ये है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, ये आपका क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क रेखा से मकर रेखा का जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है।
उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है कि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है और यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होती है। आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सूर्य की जो किरणें हैं यहाँ पे सीधी पड़ती है, इसलिए जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। गर्मी ज़्यादा होगी, सूर्य की किरणें ज़्यादा होंगी, धूप ज़्यादा होने से वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होने से बारिश भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होती है, ज़्यादा घने वन पाए जाते हैं और ये पूरा क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसी में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी है, पर्णपाती वन भी है। बिल्कुल है। तो ये जो क्षेत्र है हमारा भूमध्य रेखा से 13 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री दक्षिण, 13 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री दक्षिण में हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है यहाँ से यहाँ पर, और इधर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है जहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में पौधों और जानवरों की कई प्रजातियां खतरे में क्यों हैं? आपको बहुत सारे जानवरों और पौधों के बारे में बताया जाता है कि बहुत सारे जानवर और पौधे ऐसे हैं जिनकी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त होने के कगार पर है, या फिर जिनकी संख्या कम हो चुकी है। तो क्यों है ये खतरे में? इसके कई कारण हो सकते हैं बेटा। फर्स्ट कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या होता है कि लोग जंगलों को काटकर वहाँ पे अपना घर बना रहे हैं, कृषि योग्य ज़मीन बना रहे हैं। उससे क्या होता है? जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें भोजन भी चाहिए और रहने के लिए घर भी चाहिए। तो जंगलों की कटाई होती है, कृषि योग्य भूमि बनाते हैं उसे, और ये मतलब शहरीकरण की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, शहर की ओर लोग जा रहे हैं, शहरीकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है, लोग घर बना रहे हैं, कृषि योग्य ज़मीन बना रहे हैं। तो जंगलों में ही पौधे और जानवर पाए जाते हैं। जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं जानवरों और पौधों की, वो जंगलों में पाए जाते हैं। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण जंगलों का विनाश हो रहा है, जिससे कि जानवरों की पौधों और जानवरों की प्रजातियां खतरे में है। दूसरा है प्रदूषण। प्रदूषण लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मनुष्य के लिए तो खतरा ही है, साथ साथ पौधे और जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। पौधे, जहाँ पे आपको पता होगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है वहाँ के पेड़ पौधों को देख लो, सूख जाते हैं प्रदूषण के कारण। बारिश नहीं होती, बारिश कम होती है, सूखा पड़ता है, और जानवरों को भी पौधों की ज़रूरत होती है। तो इस कारण फिर पौधे और जानवरों की प्रजातियाँ कम हो रही है। वनों की कटाई, वनों की कटाई तो बहुत बड़ा रीज़न है पौधों जानवरों की प्रजातियों के कम होने का। शिकारियों द्वारा शिकार, शिकार पे तो बहुत ज़्यादा रोक लगा दिया गया है, लेकिन चोरी छुपे अभी भी शिकार लोग कर लेते हैं। तो ये भी है, भारत में पौधों और जानवरों की प्रजातियों खतरे में है। आप इसका एक पॉइंट और बना सकते हैं अपने आप कि शहरीकरण, कोई भी पॉइंट हो सकता है। शहरीकरण यानी कि शहर बनाने के लिए उद्योगीकरण, इस तरह के भी पॉइंट आप अपने तरफ से बना के इसमें लिख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करें। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? आप 8th 7th या 8th से ही ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किसी भी स्थान पर किसी निश्चित समय पर पर्यावरण के इन सजीव और निर्जीव घटकों के बीच का अंतर संबंध एक ऐसी प्रणाली का निर्माण करता है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी कि किसी भी स्थान में एक निश्चित समय में सजीव और निर्जीव जो होते हैं चीज़ें, उनके घटकों के बीच अंतर संबंध, यानी कि वो सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये एक प्रणाली का निर्माण करता है। इसी प्रणाली को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। जीव मंडल निचय से आप क्या समझते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। यानी कि जीव मंडल निचय क्या है, इसके कोई 2 उदाहरण दीजिए। जीव मंडल निचय एक बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ प्रत्येक पादप एवं जीव प्रजाति को प्राकृतिक वातावरण में संरक्षण प्रदान किया जाता है। जीव मंडल निचय क्या होता है? एक बहुउद्देशीय, यानी कि बहुत सारे उद्देश्य होते हैं उसके। बहुउद्देशीय का मतलब ही है जिसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र है, उसे संरक्षित किया जाता है जहाँ प्रत्येक पादप एवं जीव प्रजाति को प्राकृतिक वातावरण में संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, संरक्षित किससे किया जाता है? तो हम मनुष्यों से ही संरक्षित करना पड़ता है सभी को। ठीक है, तो जो जीव मंडल नीचे एक बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ प्रत्येक पादप एवं जीव प्रजाति को प्राकृतिक वातावरण में संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके 2 उदाहरण हैं, सुंदरवन
पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। ठीक है, 2 है जीव मंडल नीचे, सुंदरवन और नंदा देवी। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, उत्तराखंड में नंदा देवी है। बेटा ये मैं बार बार इसलिए आपको सुना रही हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि सुंदरवन कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ऐसे क्वेश्चन मैप में भी आते हैं भरने के लिए, ज़्यादातर मैप में ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर स्पष्ट करें। इसमें सदाबहार वन और पर्णपाती वन में आपको अंतर स्पष्ट करना है। इसमें से आपके 2 क्वेश्चन का आंसर और मिल जाएगा। सदाबहार वन की विशेषताएं बताएं, पर्णपाती वन की विशेषताएं बताएं। सदाबहार वन के बारे में जो भी मैंने लिखा है वो सदाबहार वन की विशेषताएं हो जाएगी। पर्णपाती वन के बारे में जो मैंने लिखा है वो पर्णपाती वन की विशेषता हो जाएगी। ठीक है, तो सदाबहार वन में फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। सदाबहार वन भारी वर्षा वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वहीं पर्णपाती वन, ये वन 70 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच होने वाली वर्षा वाले स्थानों में पाए जाते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि सेंटीमीटर में वर्षा को कैसे नापा जाता है। तो बेटा कोई भी जो प्लेन एरिया होता है, यानी कि मैदानी एरिया जहाँ पे होगा बहुत ज़्यादा मैदान, ये मैदानी एरिया है। बारिश का पानी जमा होने के बाद, बारिश का पानी यहाँ पे जमा हो गया, उसके बाद हम इस पानी को ज़मीन से ऊंचाई नापते हैं। इस तरीके से हम इसकी ऊंचाई नापते हैं कि कितने सेंटीमीटर तक पानी जमा हुआ है। उसी से हम देखते हैं अगर 200 सेंटीमीटर तक पानी जमा है यानी कि उच्च वर्षा वाला क्षेत्र है। इसी तरह से हम पानी का मतलब देखते हैं कि कितने सेंटीमीटर बारिश वाला ये क्षेत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सदाबहार वन का, इन्हें वर्षा वन भी कहते हैं। पर्णपाती वन का क्या है, इन्हें मानसून वन भी कहते हैं। सदाबहार वन का नेक्स्ट पॉइंट है, इन वनों में पतझड़ का समय नहीं होता, वो वन पूरे साल हरा भरा दिखाई पड़ता है। पर्णपाती वन का यहाँ शुष्क मौसम में लगभग 6 से 8 सप्ताह के लिए पतझड़ का मौसम होता है। ठीक है, अब है सदाबहार वन में, ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, असम, तमिलनाडु के कुछ भागों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन में ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपादों, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। सदाबहार वन में इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं अवोनी, महोगनी, रबड़ और सिनकोना रोजवुड। इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, अर्जुन, पीपल, नीम आदि। बेटा ये जो वनों के मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं, तो इसे आप अच्छे से याद करिएगा। चाहे तो इसके लिए आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं कि सागौन के वृक्ष कौन से वन में पाए जाते हैं, पर्णपाती वन में। महोगनी के वृक्ष कौन से वनों में पाए जाते हैं, सदाबहार वन में। ठीक है, इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में अंतर स्पष्ट करिए, यानी कि वनस्पति जगत और प्राणी जगत क्या है। वनस्पति जगत भूप्रपटि पर पाई जाने वाली सभी प्रकार के पौधों एवं प्रजातियों को वनस्पति जगत कहते हैं। ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। ठीक है, अब प्राणी जगत भूप्रपटि पर पाए जाने वाली सभी प्राणियों की प्रजातियों को प्राणी जगत कहते हैं। ये अपना भोजन के लिए वनस्पति जगत पर निर्भर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है। मतलब भारत में वनस्पति जगत और प्राणी जगत बहुत सारे हैं, क्यों हैं वो देखते हैं। भारत का पॉइंट फर्स्ट है आंसर में, भारत का विस्तार अधिक है, यानी कि भारत बहुत बड़ा देश है, इसका विस्तार अधिक है। भारत की जलवायु में विविधता है, इसलिए यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति और प्राणी पाए जाते हैं। भारत की जलवायु यानी कि कहीं ठंडे का मौसम, यहाँ कहीं पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कहीं पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्राणी और वनस्पति पाए जाते हैं। थर्ड है, भारत में कुछ इलाके में अधिक वर्षा होती है तथा कुछ इलाके में कम वर्षा होती है। ये कारण भी है कि यहाँ वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि कुछ जो वनस्पति या प्राणी हैं उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में वो मिल जाएंगे, और कुछ को कम पानी की ज़रूरत होती है तो कम वर्षा वाले क्षेत्र में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है कि वनस्पति जगत और प्राणी जगत में के धरोहर में भारत धनी देश है। अब बेटा 2-4 MCQ हैं, वो हम देख लेते हैं एक बार। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रबड़ का पौधा पाया जाता है।
सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर। सिमलीपाल जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में है? उड़ीसा। भारत के कौन से जीव मंडल नीचे विश्व के जीव मंडल नीचियों में लिए गए हैं? मानस। मानस भारत का ऐसा जीव मंडल नीचे है जो विश्व में शामिल किया गया है, यानी कि विश्व के जो महत्वपूर्ण जीव मंडल नीचे है उसमें शामिल किया गया है। बेटा ये मैंने 4 ही MCQ आपको दिए, इसलिए दिए हैं क्योंकि मैं क्वेश्चन के आंसर बताते हुए आपको बीच बीच से MCQ भी बता रही थी। तो मैंने ये बस आपको इसलिए दिए है कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से MCQ आ सकते हैं। तो आप चैप्टर के बीच से जो MCQ हैं वो याद करते रहिए और चैप्टर याद करिए। मैं एक बार आपको फिर से दिखाती हूँ चैप्टर क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर ये रहे, आप इसे नोट डाउन करिए, सुन के याद करिए। सुन के याद करने से ज़्यादा याद होता है। मैं बार बार हर वीडियो में ये आपको बोलती हूँ, इसलिए सुनने की कोशिश ज़रूर करिए कि इसे सुनिए आप अच्छे से। सुन के चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती है और याद करने के बाद उसे लिखिए ज़रूर, क्योंकि लिखने से हमें चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। और जिन लोगों ने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकॉन भी दबाना पड़ेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सभी बच्चों तक, जो भी ज़रूरतमंद हो उनके तक मेरा वीडियो पहुँच जाए। जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन आंसर को लिखने की ज़रूर कोशिश करिए, भले आप याद करने के बाद लिखें या पहले लिखें, लेकिन लिखना ज़रूरी होता है। लिखने से आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी और साथ के साथ चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रहती है। कोई भी चीज़ बेटा समझ के याद किया जाता है, तो उसे समझ के याद करने की कोशिश करिए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दें, मैं आगे भी नेक्स्ट वीडियो तो डाल दिया करूँगी। ओके, बाय बाय।